हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर 3 की, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ मैपिंग्स। ओके, फंक्शनल मैपिंग्स, डिफरेंट टाइप की मैपिंग्स। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है मैपिंग्स। थोड़ा जज करना इनिशियली बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे आपको काफ़ी आसान लगेगा देखने में कि किस तरह से हम जज कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है या 1 2 है या दोनों है, मतलब कि बाइजेक्टिव है। तो थोड़ा सा रिकॉल करें फंक्शन की डेफिनेशन। हमने बोला था फंक्शन क्या एक तरह का स्पेशल कंडीशन है फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू बी। तो हम दो सेट की बात कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को अगर फॉलो करते हुए चले, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट डाल दूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया ए बी सी डी एफ। ओके, मैपिंग की हमने 1 को ए से कर दिया, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से, 5 को ई से। तो ये फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। हर एक एक्स से एरो निकल रहा है और एक एक एरो ही निकल रहा है। यही मतलब होता है ना, फॉर ऑल एक्स का मतलब सारे एक्स से एरो निकालना है, यूनिक मतलब एक ही एरो निकालना है। ये फंक्शन है। और देखिए, तो ऑलरेडी आपको पता है फंक्शन कब कैसे जज करते हैं। मैं बस आपको इस कुछ चार डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि हम और असेस कर पाए ए बी सी डी। ठीक है, इसको मैंने 1 को ए से मैप किया, 2 को भी ए से मैप किया, 3 को बी से, 4 को सी से, 5 को डी से। ये भी फंक्शन है। और 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एंड 1 to A 2 to B 3 to C 4 to D 5 to E, ये भी फंक्शन है। ओके, एंड वन टू थ्री फोर फाइव ए बी सी डी ई, 1 को ए से, 2 को बी से, 2 को बी से, 3 को बी से, 4 को बी से, 5 को सी से। ये भी फंक्शन है। ठीक है, क्राइटेरिया तो अपना सेम ही है कि भाई अपने को सारे एक्स एरो निकालना है और सबसे एक एक एरो ही निकालना है। पर इन सब में तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? जैसे कि ये सारे एक्स अलग अलग वाई पे जा रहे हैं और कुछ वाई बाकी रह गए। यहाँ पे देखो, कुछ एक्स सेम वाई पे चले गए और कोई वाई बाकी भी नहीं रहा है। यहाँ पे सारे एक्स अलग अलग वाई पे है, कोई वाई बाकी नहीं रहा है। एंड यहाँ पे कुछ एक्स सेम वाई पे चले गए और कुछ वाई बाकी भी रह गए हैं। तो ले देख के हमारे पास जो पूरा फोकस रहता है वो सिर्फ दो ही बातों पर रहता है कि तुम्हारा ए कैसे मैप हो रहा है और बी कैसे मैप हो रहा है। तो ए को लेके आप सिर्फ दो ही बातें सोच सकते हो, क्योंकि सारे एक्स तो मैप करनी है अगर फंक्शन बनाना है तो यहाँ पे तो कोई नहीं छोड़ सकता पर एलिमेंट। तो हम बस यही बातें बोलते हैं कि डिफरेंट एक्स टू डिफरेंट वाई। ठीक है, या फिर सम एक्स टू सेम वाई। सम मतलब मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1। तो ये बात क्लियर होगी। ज़्यादा अपन ए सेट की बात कर रहे हैं, मैं अभी वाई की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, ए सेट के एलिमेंट्स को देख रहा हूँ। और वो अगर अलग अलग वाई पे जा रहे हैं या फिर कुछ एक्स सेम वाई पे चले गए, जैसे कि अगर इनको नंबर दूँ मैं 1 2 3 4, तो डिफरेंट एक्स और डिफरेंट वाई की अगर बात करें तो पहला जो मैपिंग है वो बात कर रहा है, दूसरा तीसरा मैपिंग इसी बारे में बात कर रहा है। एंड सेकंड एंड फोर्थ में आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ एक्स हैं, ये दोनों यहाँ पे तीनों जो सेम वाई पे भिड़े हुए हैं। तो हम बोलते क्या है इनको, जब डिफरेंट एक्स टू डिफरेंट वाई होता है इसको बोलता हूँ मैं 1 1। ठीक है, जो पहला केस मैंने कंसिडर किया दैट इज़ 1 1 मैपिंग। ओके, जिसको हम बोलते हैं
इंजेक्टिव। तो अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1-1 और ऑन टू क्या है, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 1-1 कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरह से चेक किया जाता है। एंड द सेकंड केस जो वो क्या है, मैनी वन, ठीक है, और नोट 1-1 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो वेदर यू टॉक अबाउट 1-1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, हम सिर्फ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका सेट ए कैसे मैप हो रहा है। और सेट ए को फॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी 1-1 मैनी वन के बारे में चेक कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने को डोमेन के बारे में सोचना है। कोर डोमेन में क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ, एज फार एज वी आर डिस्कसिंग इंजेक्टिव मैपिंग, ओके। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे आगे, जहाँ पे भी मैपिंग का यूज होगा कंपोजिट फंक्शंस में या कहीं पर भी, तो जैसे ही मैं इंजेक्टिव का मतलब अपने डोमेन देखनी है तो सारी प्रॉपर्टी डोमेन से रिलेटेड 1-1 फंक्शन पे डिपेंड कर देगी। और दूसरी चीज़, अगर मैं बी सेट की बात करूँ जो कि तुम्हारा कोर डोमेन वाला सेट है, तो यहाँ पे कोई यूनिकनेस वाली बात हम ये नहीं कहते भाई कि सारे वाई के अलग अलग एक्स होने चाहिए, बस एक्स की सारे एक्स जो है हमारे वो सारे मैप हो जाने चाहिए। यहाँ पे तो कुछ वाई छूट भी सकते हैं। तो बी में दो ही बातें होंगी, आइदर ऑल वाई हैव सम एक्स, ठीक है, मतलब जितने भी हमारी इमेजेस है उनकी सबकी कोई ना कोई प्री इमेज आ जाए, या फिर कुछ वाई अनऑक्यूपाइड छूट जाए। सम वाई डोंट हैव एनी एक्स, फ्री है, कोई एक्स है ही नहीं, नो प्री इमेज। तो इस चीज़ को अगर आप देखें, ऑल वाई हैव सम एक्स, दैट इज योर सेकेंड केस या फिर थर्ड केस। और फर्स्ट केस में भी देखो कुछ वाई छूटे हुए हैं, फोर्थ केस में देखो कुछ वाई छूटे हुए हैं। तो ऑल तो सारी मैपिंग्स फंक्शन है, बट दे आर सर्टेन वेरिएशन। तो इस फर्स्ट केस को अपन क्या बोलते हैं, जब सारे वाई ऑक्यूपाई हो जाते हैं, दैट इज ऑन टू फंक्शन। अभी लिटरल सेंस में चेक कर लो दिमाग में कि ऑन टू होता क्या है, फिर इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दैट इज सर्जेक्टिव मैप, एंड अगर कुछ वाई छूट जाए तो इसको बोलते हैं हम इनटू फंक्शन, या फिर नॉट ऑन टू भी बोल सकते हो, ओके। सो इन दोनों ही केसेस में आप किसी चर्चा कर रहे हो कोर डोमेन कैसे मैप हुई है, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया लगा आपको कि 1-1 ऑन टू क्या है, किसके बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें, जैसे स्कूल में मान लो एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, मिड टर्म हो रहे हैं आपके, या P1 P2 जैसे भी आप बोलते हैं, दे आर डिफरेंट क्लासेस। तो मैंने सारी क्लास को क्या कर दिया, इस तरह डाल दिया, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। एंड बी सेट के अंदर क्या हमारे पास क्लासरूम्स हैं, ठीक है। एक अंदर क्या डिफरेंट क्लासेस, एक पर्सन तो क्या कर रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम डेट शीट तैयार कर रहा है कि किस दिन किस पर्टिकुलर क्लास का एग्ज़ाम होगा। एंड दे अनदर टीम विच टेक्स केयर ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई क्लासरूम प्रिपेयर्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, बेंचेस का सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ, ओके। सो जो ए पर्सन है, ऑब्वियस ही बात है, कोई भी क्लास अगर एग्ज़ाम देने आई है तो क्लास एग्ज़ाम तो देगी ही देगी वो, तो डेफिनेटली corresponding to any class there must be some room assigned, ठीक है। हर एक क्लास का कोई ना कोई क्लासरूम तो होगा ही, तो फंक्शनल मैपिंग तो है, ठीक है, इस तरह समझ सकते हो इसको आप। सो फंक्शन मैपिंग है तो, पर या तो ये हो सकता है कि अलग अलग क्लासेस के अलग अलग क्लासरूम होंगे। फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, तो 9th को रूम में नंबर 1 में दिया, 10th को 2 में, 11th को 3 में, 12th को 4 में, ओके। एंड लेट्स से रूम नंबर 5 भी है हमारे पास, तो ये अनऑक्यूपाइड छूट गया। पर देखो सारी क्लासेस डिफरेंट क्लासरूम में जा रही है, तो इस मैपिंग को आप क्या बोलोगे, इस बोलोगे आप दिस इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, ओके, 1-1 बट नॉट ऑन टू, और इनटू भी कह सकते थे, एक ही बात है। और मैं बोलूँ कि भाई 9, 10th, 11th, 12th क्लासरूम थे ही 4 और अलग अलग क्लास बैठ गई, 9th 1 में, 10th 2 में, तो देख लो सारी क्लासेस अलग अलग क्लासरूम में,
तो 1 1 तो हो ही गया, और यहाँ पे कोई क्लासरूम बाकी भी नहीं रह रहा है, सारे क्लासरूम ऑक्यूपाई करवा दिया अपन ने। तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 1 भी है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट क्लासरूम्स में जा रहे हैं, और ऑन टू भी है क्योंकि कोई भी क्लासरूम बाकी नहीं रहा है। ओके, एंड ऐसे देखो 9th 10th 11th 12th, तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया, टू सेव द रिसोर्सेज दे डिसाइडेड दैट 9th 10th 11th एक ही क्लासरूम बैठा दो ना, 2 डेस्क में 2 का स्पेस है, तो 9th 11th 9th 11th और 10th और 12th एक ही क्लासरूम बैठा दो, जैसे क्लासरूम नंबर 3। तो ये देख रहे हो आप, देर आर सम एक्स विच आर बीइंग मैप्ड विद सेम वाई, 9th और 11th को तुमने सेम वाई से मैप कर दिया, 10th और 12th को सेम वाई से मैप कर दिया, तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज मैनी वन, एज देर आर मैनी एक्स विच आर बीइंग मैप्ड विद जस्ट 1 वाई, एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई वाई है जो छूट गए, कुछ क्लासरूम अनऑक्यूपाइड छूट गए, तो दिस इज नॉट ऑन टू, मतलब इनटू फंक्शन बन गया मेरे पास। ओके, और ये सिचुएशन देखो 9th 10th 11th 12th एंड 1 2 3 तीन ही क्लासरूम है, तो डेफिनेटली स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो दे डिसाइडेड कि भाई कि 9th 11th तो होम क्लास ही है, तो उसको डाल दो एक ही क्लासरूम में, 10th को अलग क्लासरूम में डालो, 12th को अलग क्लासरूम में डालो। तो यू कैन सी दे आर सम एक्स विच आर बीइंग मैप्ड विद सेम वाई, सो दिस फंक्शन इज मैनी वन। ऑल्सो कोई क्लासरूम छूटा भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। ओके, और जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो इसको बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव मैप। ओके, 1 1 मतलब अपना इंजेक्टिव भी हो गया ये, और साथ में सरजेक्टिव भी हो गया, तो दोनों ऑब्जेक्टिव हो गए, दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, तो अपने इसको क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव मैप। तो सिंपल क्लास और क्लास वन के एग्जांपल्स आए गए, आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई कि 1 1 क्या है, ऑन टू क्या है, एंड व्हेन बोथ 1 1 एंड ऑन टू होल्ड्स, बाइजेक्टिव मैप क्या है। ठीक है, अब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि 1 1 मैनी वन फंक्शंस को क्या क्या कंडीशंस होती है, किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस इस पर फ्रेम होते हैं, कैसे चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ओके, चलिए बढ़ते आगे। तो चलिए आगे बढ़ते डिटेल में देखते हैं कि 1 1 मैपिंग अपनी क्या है। 1 1 मैपिंग क्या नाम बताया था मैंने इसका, इंजेक्टिव मैप। ठीक है, इंजेक्टिव मैप। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि 1 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ डोमेन को देख रहे हैं। हमारे सेट ए में बहुत सारे एक्स हैं, ठीक है ना, x1 x2 ऐसे करके कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है अपने को जितने भी एलिमेंट है, और सेट बी है। तो 1 1 का मतलब बताया था सारे एक्स डिफरेंट वाई से जाएंगे। सो इसको डिफाइन करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई डिफरेंट एक्स विद डिफरेंट वाई, मतलब इफ x1 x2 डिफरेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग y1 y2 भी डिफरेंट होंगे। चलो बहुत आसान बात। या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि x1 x2 सेम है तो इमेज भी सेम होगी, इस तरह भी जाया जा सकता है। और नो टू, ऐसे बोल सकता हूँ, नो टू डिफरेंट x हैव सेम y। ओके, मतलब इस तरह की सिचुएशन अलाउड नहीं है। मल्टीपल एरो जाके सेम y पे जाके नहीं चिपक सकते। एरो डायग्राम की अगर बात करो तो ये दिस इज नॉट अलाउड इन 1 1 मैप्स। ठीक है, अब एक अगर इतना आइडिया क्लियर हो गया है तो नेसेसरी कंडीशन के बारे में विचार कर लेते हैं। मान लो आपके पास ए सेट के अंदर p एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर q एलिमेंट्स हैं। ओके, देन नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन f विच इज फ्रॉम a टू b 1 1। अब इसको देखो, ऐसे विचार करो कि मान लो अपने पास घर पे मेहमान आए हैं,
दे आर सर्टेन नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट कितने पी, और घर पे चेयर्स कितनी क्यू। तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, एवरी गेस्ट विल सिट ऑन डिफरेंट चेयर। ठीक है, जितने गेस्ट हो तो डेफिनेटली उतनी चेयर तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि चेयर अगर कम पड़ गई तो अब बोलना पड़ेगा छोटे बच्चे गोदी में बैठेंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट अपने को ये सब नहीं करना है। सो व्हाट वी विल डिसाइड दैट P must be lesser than or equal to Q। ठीक है, अगेन ये एक नेसेसरी कंडीशन है, इसका मतलब अगर ये नहीं किया तो पक्का फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन अगर ये कर दोगे तो जरूरी है कि फंक्शन हो ही जाए, बट इसके बिना नहीं हो पाएगा। नेसेसरी वर्ड का मतलब समझो, ये फुलफिल नहीं करोगे तो फंक्शन 1 1 कभी भी नहीं बन पाएगा। अगर कर दोगे तो सोचेंगे इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा मैंने ABCDE, तो देख लो P की वैल्यू किसी छोटी है तो बना सकता हूँ 1 1 मैप, 2 को 3 पे, 4 को D पे डाल दिया। लेकिन इस सेम कंडीशन को ट्रू रहते रहते भी मैं इसको मैनी 1 भी बना सकता था, है कि नहीं। सबको A P मैप कर दो, मान लो यहाँ पे D भी है E भी है, 5 एलिमेंट्स हैं, पर भाई इनके बीच में ज़्यादा प्यार था तो लद गए। एक डिफरेंट टाइप के होते ना वो, मीम बनाने के लिए कुछ भी करता है, तो सबको एक ही चेयर पे बिठा दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो नेसेसरी कंडीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें होती है प्रॉपर, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब कि वो करना जरूरी है, अगर तुम्हें देखना है तो 1 1 फंक्शन, वो नहीं करोगे तो नहीं दिखाई देगा। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वो कर दिया तो पक्का दिखाई दे जाएगा, उसका मतलब सफिशिएंट होता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं पलट दूँ, कंडीशन को अगर मैं पलट दूँ, तो पक्की बात है फंक्शन 1 1 तो कभी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इन दैट केस all functions will be many one। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी अपने पास, sufficient for f to be many one। ओके, सो आपको नेसेसरी कंडीशन क्लियर हो गई भाई कि 1 1 के लिए क्या है सफिशिएंट, वही उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा मैनी 1 के लिए सफिशिएंट। सो मैनी 1 के लिए कोई अलग से डेफिनेशन देने की जरूरत है ही नहीं। मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ व्हाट आर मैनी 1 फंक्शंस, अगेन डोमेन की बात होगी, एटलीस्ट 2x बिलोंगिंग टू द डोमेन हैव सेम y। ठीक है, कम से कम 2x की भी अगर सेम y आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी x टू सेम y। ठीक है, 1 1 का मतलब सब अलग अलग है। जैसे मैन टू मैन डिफेंस होता है ना अपने पास, वैसे ही सोच सकते हो कि यहाँ से 10 प्लेयर है, यहाँ से 10 प्लेयर है, हर एक प्लेयर एक यहाँ के एक जर्सी नंबर वहाँ के एक जर्सी नंबर को डिफेंड कर रहा है, दैट इज मैन टू मैन डिफेंस। तो 1 1 कोरस्पॉन्डेंस होगी अपने पास। तो हम चेक कैसे करते हैं, तो देखो जब डेफिनेशन का अपने को आइडिया लग गया ना, तो सबसे पहले तो अपने को पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि फंक्शन 1 1 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मेथड बताऊंगा, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ क्या अपना नेचुरल टू नेचुरल, ओके, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो डेफिनेटली यू नो दैट हर एक नेचुरल नंबर का यूनिक स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो डेफिनेटली फॉर एवरी इनपुट यू हैव डिफरेंट आउटपुट। कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं जिनका स्क्वायर सेम हो जाए। तो डेफिनेटली आप क्या बोल दोगे, 1 1। अब आप बोलोगे उसको लिख के कैसे दिखाऊंगा एग्जाम में, इतना थोड़ा बोल सकता हूँ। तो डेफिनेट तो ये बात है ही कि भाई लिख के दिखाना, वो सीख जाएंगे अपन, लेकिन पढ़ते ही अपने को आइडिया लगना चाहिए कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। एक बार आपको पता है कि 1 1 हो सकता है नहीं हो सकता, तो लिखना तो बहुत आसान काम है, अभी सीख जाएंगे आप। मान लो रियल टू रियल है तो 1 1 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो दे आर 2 डिफरेंट x, 2 एंड माइनस 2 जिनका y सेम आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। तो एक बेसिक आइडिया तो आपको लगेगा कि मैनी 1 1 1 कैसे चेक किया जाता है। अब फॉर्मली मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा बहुत 10th क्लास में सबने फ्लेवर देखा हुआ है कि अपन पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। अगर मेरे को फंक्शन को अज्यूम करना है a टू b एक फंक्शन है जिसको मेरे को क्या प्रूव करना है, 1 1 प्रूव करना है, तो मैं अपोजिट मान लेता हूँ। 1 1 का मतलब क्या होता है, डिफरेंट x टू डिफरेंट y। तो मान लूंगा लेट
फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू a, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मैंने जूम कर लिया कि x1 x2 है कुछ a के अंदर और उनकी इमेज सेम है, उल्टा जूम कर लिया। फिर आप इसको सोल्व करते हुए जाओगे, अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई दे जाएगा, x1 x2। तो इसका क्या मतलब निकला कि आप जो स्टार्टिंग में x1 x2 को अलग मान के चल रहे थे और ये सोच रहे थे कि उनकी इमेज सेम है, उनका आंसर आउटपुट सेम आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों x1 x2 सेम निकल के आ गए। तो इससे यही पता लगा ना कि आप डिफरेंट ढूंढ ही नहीं सकते। अगर आपने x1 x2 सेम इमेज लेके चल रहे हो तो वो दोनों x1 x2 भी सेम ही होंगे, अलग अलग एलिमेंट नहीं होंगे। तो एक तरह से आपने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया कि भाई के ये प्रूव कर लिया कि कोई x1 x2 ऐसा ढूंढ ही नहीं सकते कि अपन वो डिफरेंट हो और उसकी इमेज सेम आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ अपन बोर्ड में अप्लाई करते हैं। आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 1 1 चेक करो, तो आपको ऐसे ही करना है। मान लो f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रियल टू रियल है। ठीक है, डोमेन हमेशा ध्यान रखना क्या है जब भी चेक कर रहे हो आप 1 1 वगैरह। ठीक है, जैसे ऊपर वाले सवाल में देखो सेम फंक्शन था बट डोमेन चेंज किया, तो एक केस में 1 1 है, दूसरे केस में मैनी 1 है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो उसी तरह से मैंने लिखना स्टार्ट किया, लेट्स से फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। मतलब 3x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आपने क्या कंक्लूड किया, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहीं पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिकॉज इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2 देन x1 हैज टू बी इक्वल टू x2। ठीक है, अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा ही होगा, इनपुट डिफरेंट नहीं हो सकते। तो यहीं से कंक्लूजन क्या निकल जाता है कि f इज 1 1, f इज इंजेक्टिव। डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है 1 1 चेक करने की थोड़ी टीडीएस, इतना नहीं करते अपन मेंस जेई मेंस या एडवांस में इस तरह से चेक नहीं करेंगे, पर बोर्ड में इसी तरह से लिखना होता है। तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, थोड़ा मैथ है, आइडिया होना चाहिए अपने को डिफरेंट मेथड का। मान लो एक मैंने बनाया क्वेश्चन 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 5, f है आपका r माइनस 5 टू r। ठीक है, डोमेन में ऑलरेडी देखो मैंने 5 को उड़ाया हुआ है क्योंकि बॉटम 0 कर देता नहीं, तो फंक्शन तो डिफाइन होना ही चाहिए ना पूरी डोमेन के अंदर। तो चेक करना 1 1 है कि नहीं, तो वही सेम प्रोसीजर आपने x1 x2 उठा ली डोमेन से और आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि इन दोनों पे आउटपुट सेम आ रहा है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2, 3x1 प्लस 2, x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो साफ दिख रहा है, 3x1 x2 बोथ साइड आएगा, कैंसिल होगा। तो ये अपने को डायरेक्ट ही लिखना है, ऐसे आइडिया लगा कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हो रही है कभी नहीं लिखनी चाहिए, बट आपकी सहूलियत के लिए मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। 3x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 15x1 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 15x2 माइनस 10। यू कैन सी 3x1 x2 कैंसिल हो गया अपना, कैंसिल, माइनस 10 कैंसिल, और इसको अगर अपन सेट करें तो हमारे पास हो जाता है 17x1 इज इक्वल टू 17x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, है ना। तो फंक्शन क्या आ गया हमारा, 1 1 आ गया। और देखो एक सिंपल सा सवाल थोड़ा सा और वेरिएशन के साथ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके, एंड योर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी टू r। कोडोमेन को मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 1 1 चेक करने की खाली डोमेन देखी जाती है, तो डोमेन ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ चेक करने के लिए। ऑल्दो आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यू शेप का होता है ना, पैराबोलिक शेप का होता है, एंड 2 डिफरेंट एक्स ले सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डोमेन। ठीक है, अभी ग्राफ की चर्चा करूँगा तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
हाल फिलहाल एक मेथड जो हम सीख रहे हैं अभी उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं अच्छे से। सो अगेन वही चीज़ कर रहे हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 is equal to f of x2, ऐसा मैंने ज्यूम कर लिया। सो आई विल सिंपली राइट x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर 2x2 प्लस 3। अब इसको थोड़ा सेट करें, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 माइनस x2, 3 से 3 तो कैंसिल हो ही गया बोथ साइड। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b, सो आई कैन टेक x1 minus x2 common from both of these terms and x1 plus x2 plus 2 आ गया मेरे पास। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, तो या तो x1 बराबर x2 है तो काम वैसे ही खत्म हो गया। यही तो प्रूव करना था मेरे को कि अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होगा, या फिर ये चीज़ 0 है। अब अंदाज़ा लगाओ ये चीज़ कब 0 होगी। इस चीज़ को 0 होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि x1 और x2 दोनों ही बराबर हो जाए -1 से, क्योंकि आपकी जो डोमेन है वो -1 से पीछे तो जाएगी नहीं। अगर एक भी वैल्यू -1 से बड़ी होती है तो दूसरी वाली वैल्यू को -1 से छोटा होना पड़ेगा ताकि ये पूरा चीज़ 0 हो जाए। मान लो यहाँ पे मैंने -2 पुट कर दिया तो ऑब्वियसली बात इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, -1 से छोटा कर दिया किसी भी एक टर्म को, ठीक है। तो x1 को अगर मान लो -2 पुट कर दिया, x2 को क्या पुट कर दिया आपने 0, तो उस केस में अपने पास क्या हो गया, ये वैलिड ही नहीं है ना, क्योंकि x1 की वैल्यू को -2 कर ही नहीं सकते, -1 से पीछे जाना ही नहीं है। और मान लो आपने किसी एक को बड़ा कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो फिर इसको -2 करना पड़ेगा, वो भी अलाउड नहीं है। तो सीधी सी बात है कि एक ही केस है कि अपने पास ये अगर टर्म 0 होती है x1 बराबर x2 बराबर -1, सो इन बोथ द केसेस व्हाट यू हैव प्रूवन दैट x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन इज 1 1। ओके, तो एक सिंपल तरीका था अपन। अब देखो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है तो ये तरीका डिफिकल्ट होता जाएगा, इसलिए बोर्ड में इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता और हमें दूसरे मेथड की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, ग्राफिकल मेथड, एक 1 1 फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको। अब ग्राफिकल मेथड या ग्राफ अगर 1 1 फंक्शन की चर्चा की जाए तो आपको पता कैसा दिखेगा, वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट एक्स पे सेम वाई नहीं आना चाहिए, मतलब कि ग्राफ में नो यू टर्न, सिंपल सी बात है, नो यू टर्न, किसी भी तरह से यू टर्न नहीं आना चाहिए। यू टर्न का मतलब ही क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने यू टर्न कर दिया यहाँ पे, तो देखो मैं ये लाइन खींच दूँ तो ये वाई सेम है बट एक्स कितने हैं 3 डिफरेंट, x1 x2 x3, सो देयर आर डिफरेंट एक्स विच हैव सेम वाई, तो डेफिनेटली ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे इसको हम, मैनी वन। सो 1 1 फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, अगर मैं लगातार ग्राफ बनाता जाऊँ तो 1 1 फंक्शन कैसा दिखेगा आपको, या तो बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, यू टर्न तो आना नहीं है इसमें, और गिर रहा है तो गिर ही रहा है, ठीक है ना, इसमें यू टर्न पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी देखो एक वाई पे एक एक्स नज़र आ रहा है, तो सिंपल चीज़ ऑब्जर्व करने की, यू टर्न नहीं दिखना चाहिए 1 1 फंक्शन के ग्राफ में। अगर आप ऊपर वाले सारे चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करो, 3x + 1 3x + 2 माइनस, हमने पहला फंक्शन लिया था 3x + 2, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, y = 3x + 2, तो यू नो कि ये तो सीधी सीधी उठती ही जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है 1 1 फंक्शन है ही। फिर हमने लिया था 3x + 2 अपॉन x - 5। अब असिम्प्टोटिक बिहेवियर सिखाया था आपको सेकंड लेक्चर की स्टार्टिंग में, इसका फंक्शन अगर आप भी बनाओगे तो ये भी मेरे को कैसा दिखाई देगा, 1 1 ही दिखाई देगा। ग्राफ खुद ट्राई करो इसका, सब असिम्प्टोटिक बिहेवियर सिखाया आपको सेकंड लेक्चर के फर्स्ट में, यू शुड ट्राई इट आउट। और तीसरा मैंने फंक्शन लिया था x² + 2x + 3, आपको पता है कि ये क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर + 2, तो ये ग्राफ मेरे को कैसा दिखाई देगा, -1 पे इसका टर्निंग पॉइंट है, पैराबोला ना, वर्टेक्स इसका यहाँ पे, सो ये इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको इसमें यू टर्न है तो 1 1 फंक्शन कैसे बताया था, बिकॉज मैंने डोमेन ही क्या ली है -1 से आगे, तो मेरा जो वैलिड ग्राफ है बस कितना सही है, तो देख लो -1 के आगे बाद में तो ये ग्राफ लगातार उठ ही रहा है, कोई यू टर्न है ही नहीं। तो व्हेन x इज मोर देन -1, इन दैट केस द फंक्शन 1 1 हो ही जाएगा।
ओके। और अगर आपने एक्स को रियल ले लिया होता तो फिर मैनिमन हो जाता, क्योंकि यू टर्न दिख रहा है ग्राफ के अंदर। तो आई होप ग्राफ से कैसे जज करते हैं बात आपको पता लग गई होगी। अब जब ग्राफ की बात क्लियर हो ही गई है तो कैलकुलस का मेथड भी लगा सकते हैं। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन का यूज। आपको पता है कि वन वन फंक्शन के केस में अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो ये तो लगातार या तो बढ़ेगा या फिर लगातार गिरेगा। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू योर डोमेन, लगातार बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। एंड या तो ऐसा होगा और लगातार घट रहा है तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, लेस देन जीरो। ठीक है। अगर हम देखो ऊपर वाले फंक्शंस के बारे में बात करें चेक करने के लिए, आपने लिखा था 3x+1 3x+2, तो f डैश एक्स आपका क्या आ गया, सीधे सीधे बेसिक डिफरेंशिएशन, ऑलवेज पॉजिटिव है ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब 1 1। मैंने लिखा था 3x+2, तो ये सबसे अच्छा तरीका है, डैश करके चेक कर लो, इजीली दिख जाता है। डैश करोगे तो बॉटम स्क्वायर एंड फर्स्ट अपॉन सेकंड करते ना, सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 3 माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव 1 ही आ रहा है। सो ये क्या हो गया मेरे पास, 3x कैंसिल, -15 -2 -17 अपॉन ऑलवेज नेगेटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये भी 1 1 है। और तीसरा मैंने फंक्शन लिया था x² + 2x + 3, डैश करो क्या नजर आएगा, 2x + 2 मतलब 2x + 1। तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो उस केस में ये चीज़ क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। ओके। सो मैन्युअल फंक्शन के बारे में डेफिनेशन की ऑलरेडी चर्चा हो ही चुकी है। तो अब एक चीज़ समझ लो कि प्रूफ अब हम लिखते हैं, जब हम 1 1 की बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट ऑल एक्स। मैन्युअल की बात करते हो अगर आपको एक भी सिंगल पेयर मिल जाए, ऐसे एक भी सिंगल दो भी x1 x2 ऐसे मिल जाए जिसमें आपका सेम y आ रहा हो, तो जब भी हमें प्रूफ लिखना होता है ना, तो जब आप 1 1 कर रहे हैं तो आप क्या देंगे, फॉर ऑल x। मतलब आपको जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा, पूरा मेथड दिखा के, डिफरेंशिएशन से दिखाओ, ग्राफ से दिखाओ, जैसे आपकी मर्जी, पर यू हैव टू शो इट फॉर ऑल x। जनरल प्रूफ लिखना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ मैनिमन, अगर आपने इवन इफ देयर आर जस्ट 2 different x हैविंग सेम y, उस केस में भी ये मैनिमन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको मैनिमन दिखाने के लिए एग्जाम में जस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल दे तो काफ़ी है। तो बेसिक रूल होता है मैथ के अंदर कि अगर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू करके दिखाओ, फॉल्स है तो जस्ट गिवन काउंटर एग्जाम्पल, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रूव करना है कि भाई वाई fx = mod x कैसा फंक्शन है, मैनिमन, और इसकी मैं डोमेन और रेंज डिफाइन कर देता हूँ आर से आर, तो जस्ट आप दिखा दो आराम से, क्योंकि अपने पास 1 और -1 कहाँ पे, डोमेन के अंदर। ऑल्सो mod 1 = mod -1 = 1, तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1 is not equal to -1 बट f of 1 = f of -1। डिफरेंट x है, y सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनिमन। कोई डिटेल प्रूफ लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। और चर्चा कर ही चुके हो कि भाई a से b जाओगे तो नेसेसरी कंडीशन फॉर 1 1 क्या है, उसी का अपोजिट कि नंबर ऑफ चेयर्स ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ गेस्ट से, और अगर चेयर्स कम पड़ गई तो सारे फंक्शन मैनिमन ही बनेंगे। अब नंबर 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ मैनिमन फंक्शन कैसे काउंट करते हैं, पीएनसी का टॉपिक है, अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा अलग से, एक्सक्लूसिवली पीएनसी, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन मैपिंग से रिलेटेड। तो पहले आप 1 1 मैनिमन चेक करने वाले कुछ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ऑन टू मैपिंग की तरफ। नाम क्या बताया था हमने इसका, ऑन टू मैपिंग और सरजेक्टिव मैपिंग। 1 1 क्या था, इंजेक्टिव मैपिंग, ये है सरजेक्टिव मैपिंग। तो सिंपली इनिशियली बताया था कि ऑन टू में अपन क्या देखने वाले कि हमारी कोडोमेन ये किस तरह से मैप होगी। तो कोडोमेन में डिस्कशन में आप दो ही बातें सोच सकते हो कि या तो सारे वाई ऑक्यूपाई हो जाएंगे या फिर सारे वाई ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे।
क्लासरूम कर लिया तो सारे क्लासरूम ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कुछ क्लासरूम खाली छूट जाएंगे। गेस्ट और चेयर्स हैं, कुछ चेयर्स खाली छूट जाएंगी, सारी चेयर ऑक्यूपाई हो जाएंगी। तो जब हमारी सारी चेयर ऑक्यूपाई हो जाती हैं, सारे क्लासरूम फिल हो जाते हैं, तब अपन क्या बोलते हैं, ऑन टू मैप। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बी के अंदर जितने भी वाई हैं, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स। यहाँ पे यूनिकनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम एक एक्स आ जाए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सम एक्स बिलोंग्स टू ए। रिवर्स सोच रहे हैं, फंक्शन तो ये है ही 1 2 3 4 5 से ये ए बी सी ऐसे मैप कर दिया आपने, तो देख सकते हैं कैसा मैप है ये, मैनी 1 ऑन 2। यहाँ पे जितने भी वाई है सबके लिए कोई ना कोई एक्स तो अवेलेबल है ही, ठीक है। ऐसे भी सोची जा सकती है बात, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, 5 को ई से, 4 को डी से, 3 को सी से, 2 को बी से, 1 को ए से। तो ये भी अपना क्या हो गया, ऑन टू मैप। तो एक बात आपको ध्यान होगी कि हमारी रेंज क्या होती है। रेंज बेसिकली वो सारे वाई जिनका कोई ना कोई एक्स होता है, ठीक है। वो वैसी बात है, वाई आपका कहाँ से आएगा, बी से ही आएगा, कोडोमेन का ही सबसेट होती है ना रेंज। पर इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इन केस ऑफ ऑन टू फंक्शन जो आपकी रेंज है वही आपकी क्या है, कोडोमेन। यहाँ पे रेंज ए बी सी है, कोडोमेन ए बी सी 1 ए बी सी डी ई, कोडोमेन यही तुम्हारी रेंज है। तो ऑन टू को चेक करने का सबसे मस्त उपाय या सबसे सिंपल डेफिनेशन ये कह सकता हूँ कि आपकी रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वाई के लिए रिवर्स एक्स ढूंढ के दिखाना पड़ेगा डोमेन के अंदर, तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो एक सिंपल सी बात करें, जैसे मान लो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे को पता है इस फंक्शन की अगर मैं आपको आर टू आर भी डिफाइन करूँ ना, तो आपको पता है कि इसकी जो रेंज है दैट रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ओनली, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ऑब्वियसली बात है जो रेंज है आपकी वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। कोडोमेन का ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। यही है अगर मैं एन टू एन ले लूँ, ठीक है, एन टू एन, तब देखो नेचुरल टू नेचुरल। अब इसको फॉर्मली कैसे लिखते हैं एग्जाम वगैरह में, हम सिंपली वो क्या बोलते हैं, लेट फॉर सम y बिलोंग्स टू कोडोमेन, हमने एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। सो आपने y लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो हमारा पर्पज क्या है कि आप कोरस्पॉन्डिंग y के लिए एक्स स्क्वायर एक्स कैसे ढूंढोगे, तो आपने x को लिख दिया अंडर रूट वाई, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपने नेचुरल टू नेचुरल बोला है, ठीक है। तो मेरे को कोडोमेन में जो भी y है उसका अगर x ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, क्या वो वैल्यू मेरे को डोमेन में दिखाई दे सकती है फॉर ऑल y बिलोंग्स नेचुरल नंबर? ऑब्वियसली नो, बिकॉज इफ यू पुट y इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 10 एंड मैनी सच नंबर्स, यू नो अंडर रूट y इज नॉट गोइंग टू बी नेचुरल नंबर, मतलब वो डोमेन में दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब हर एक y के लिए यहाँ पे x उपलब्ध नहीं है, अतः ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या होगा, इनटू बोल सकते हो या नॉट ऑन टू बोल सकते हो, जैसे भी आपकी ख्वाहिश हो, ठीक है। तो इसमें सिंपल काम यही है कि आप रेंज निकालो, रेंज को डोमेन के बराबर आती है तो अच्छी बात है, ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ऑन टू की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, हर एक वाई के लिए अगर आप रिवर्स एक्स ढूंढ सकते तो ऑन टू हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो अब एक फंक्शन पे हम एक नेसेसरी कंडीशन लगाए उसके ऑन टू बनने के लिए। लेट्स से कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है p एंड b के अंदर कितने एलिमेंट्स है q। नाउ आई वांट टू राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर f टू बी ऑन टू। तो सिंपली देख सकते हो कि अपने पास नेसेसरी कंडीशन में ये मान लो मेरे नंबर ऑफ गेस्ट, ये नंबर ऑफ चेयर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नंबर ऑफ चेयर्स ज़्यादा कभी नहीं लगानी नंबर ऑफ गेस्ट, अदरवाइज कुछ चेयर्स पक्का खाली रह जाएंगी। सो द कंडीशन इज दैट p मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू q, समझे। या फिर ये बोलो नंबर ऑफ चेयर्स वुड ऑलवेज बी लेसर देन नंबर ऑफ गेस्ट।
अगेन ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नहीं करोगे तो फंक्शन ऑन टू कभी नहीं बन पाएगा, पर ये कर दोगे तो फिर सोचना पड़ेगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। नेसेसरी का मतलब मैंने समझाया आपको 1 1 के टाइम पे भी कि पास मान लो मेरे पास 1 2 3 4 है और यहाँ पे ABC दिख रहा है साफ कि क्यों छोटा है, पर इस केस में भी मैं चाहूँ तो फंक्शन ऑन टू ना बनाऊँ, ठीक है। फंक्शन ऑन टू बन सकता है इस केस में, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पर तुमने डाल दी 5 एलिमेंट ABCDE, तो पक्की बात है 4 गेस्ट हैं, अलग अलग भी फेंकोगे तो भी 4 ही चेयर भर पाएंगी और किसी भी एक्स की एक से ज़्यादा इमेज हो नहीं सकती, है ना। यूनिक इमेज देखते हैं अपन सेट बी के अंदर, कोडोमेन के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो पाएगा, हमेशा इनटू ही रहेगा। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका P क्या हो जाए लेस देन Q, तो ये क्या हो जाती है सफिशिएंट फंक्शन, सफिशिएंट कंडीशन फॉर F टू बी इनटू फंक्शन, और यू कैन से नॉट ऑन टू, नॉन सब्जेक्टिव, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इनटू की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई। इनटू बेसिकली देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू कोडोमेन फॉर विच देयर इज नो x, कोई x अवेलेबल नहीं है इसके लिए एक अंदर, ठीक है। मतलब ये y खाली छूट जाएगा, रेंज प्रॉपर। दूसरी भाषा में बोलें इनटू के केस में रेंज जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है, किसका, कोडोमेन का। देयर इज समथिंग इन डोमेन विच इज नॉट अवेलेबल इन रेंज। तो आई होप आपको ऑन टू इनटू कैसे स्टैब्लिश करना होता है समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं उस पर 1 1 भी चेक करेंगे साथ साथ, ठीक है। f of x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती है, देखो ऑन टू चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हल्का फुल्का ग्राफ का रेंज का भी आइडिया लेना पड़ता है मेरे को। अगर मान लो मैंने f को डिफाइन कर दिया फ्रॉम R टू R, ठीक है, तो ये क्लियरली सी के फंक्शन ऑन टू तो कभी नहीं होगा। क्यों, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नो मैटर आप x की वैल्यू क्या रखते हो, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नो मैटर आप x की वैल्यू क्या रखते हो। सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर रेंज के बारे में बात की जाए तो रेंज हमेशा 0 से बड़ी ही है। तो ये बात होता होगी कि आपकी जो रेंज है वो कोई ये नंबर नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू, ठीक है। और अगर मेरे को आइडिया लगाना है कि भाई के इसका बताओ 1 1 भी होगा कि नहीं होगा, तो तुम देख सकते हो कि अगर मैं x को प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ इन्फिनिटी पे चली जाएगी, y किधर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। एंड अगर x को तुम माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ तो फिर ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी के पावर माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब चाहे x को इधर लेके जाओ चाहे x को इधर लेके जाओ, y तो हर बार किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो ग्राफ कैसा है, ओपनिंग अप, और जब ओपनिंग अप ग्राफ है तो इसमें यू टर्न होगा ही होगा, और जैसे यू टर्न की बात करता हूँ तो फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा। सो ओवरऑल यू कैन से दिस फंक्शन इज मैनी वन इनटू फंक्शन, ओके। ना तो इंजेक्टिव ना ही सरजेक्टिव है। और इसके अगर एग्जैक्ट रेंज की बात करूँ ना तो वो भी निकाल सकते हो तुम, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ओके। नंबर और उसका रेसिप्रोकल ये पता है अपने को, अगर ये पॉजिटिव है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी जब x की वैल्यू 0 डालोगे, 1 + 1। तो एग्जैक्ट इसकी रेंज जो है वो है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैंने इसकी रेंज निकाल दी, तो दिख रहा है साफ साफ ये सबसेट है कोडोमेन का, ओके। एंड देयर आर मैनी x अवेलेबल, तुम x की वैल्यू 2 रखो या x की वैल्यू -2 रखो, दोनों केस में मेरे पास बनेगा क्या, e की पावर 2 प्लस e की पावर -2, दूसरे केस में e की पावर -2 प्लस e की पावर 2, सेम वैल्यू आ रही है डिफरेंट x पे, तो फंक्शन 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ओके। तो गिवन फंक्शन इज मैनी वन इनटू। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। वैसे पोलिनोमियल्स के बारे में भी चर्चा कर ही सकते हो, हमने ग्राफ देखो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं पोलिनोमियल्स के इन डिटेल, क्वाड्रेटिक फंक्शन के टाइम पे भी, और फंक्शन में फर्स्ट लेक्चर में बात करी है, और प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक PNC एंड सो मेनी अदर प्लेलिस्ट, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर ये इवन डिग्री पोलिनोमियल हो जाए, तो
इवन डिग्री पोलिनोमियल। अब मैं इसको आर से आर में देख रहा हूँ। डोमेन और रेंज का हमेशा ध्यान रखोगे कि किस में डिस्कस कर रहे हैं अपन। इवन डिग्री तो अपने पता ग्राफ या तो ओपनिंग अपवर्ड होता है या ओपनिंग डाउनवर्ड, तो यू टर्न तो इसमें होगा ही। तो इवन डिग्री पोलिनोमियल आर टू आर में कभी भी 1 1 तो कभी भी नहीं होगा, तो दिस इज ऑलवेज मैनी 1। और दूसरा यू टर्न वाला है, तो जब ये अपना लास्ट यू टर्न लेने के बाद ऊपर उठेगा तो उसके नीचे की सारी वाई को छोड़ देगा, बहुत सारी रियल वैल्यू छोड़ देगा। सेम इस केस में ये सर्टेन वैल्यू तक उठ सकता है, उसके बाद तो इसको वापस ही आना है। तो इसका मतलब रेंज कभी भी इसकी आर तो कभी नहीं होनी, तो ये हमेशा कैसा होगा इनटू फंक्शंस। इवन डिग्री पोलिनोमियल्स कभी भी आर टू आर ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और ओड डिग्री पोलिनोमियल्स के बारे में बात करूँ तो अब ओड डिग्री में क्या है, चेक करना पड़ेगा कि यू टर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ आपको पता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है। तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, तो वो डैश करके पता लग जाएगा कि फंक्शन में हमेशा डैश पॉजिटिव है या उसका साइन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। देखो यहाँ पे डैश अपना पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया, वापस पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में तो फंक्शन मैनी 1 नहीं हो 1 1 नहीं हो सकता, इस केस में हो सकता है। तो ओड डिग्री पोलिनोमियल में आउटराइटली तो नहीं बोल सकता कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज वो चेक करना पड़ेगा। बट ऑन टू हमेशा होगा, बिकॉज पूरा ग्राफ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे उतरता है। तो रेंज जो हमेशा इनकी क्या होती है, अगर अगेन वही पी एक्स में आर से आर में बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, तो रेंज हमेशा इसकी रियल नंबर ही होती है। तो ये फंक्शन ऑन टू तो हमेशा ही होगा। 1 1 के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, सो आई गेस ये लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें, एक पोलिनोमियल देता हूँ आपको, x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3। 1 1 ऑन टू चेक करो इसका। अगेन ये ओड डिग्री पोलिनोमियल है तो ऑन टू तो होगा, ठीक है। p मेरा क्या है, आर से आर है ये पोलिनोमियल, तो ऑन टू तो हमेशा है। और 1 1 चेक करने के लिए डैश कर लेते हैं, क्या बन गया ये 3x² माइनस 4x प्लस 5। क्वाड्रिक बन गई जिसका d अगर मैं निकालूँ तो आता है 16 माइनस 60 नेगेटिव। डी नेगेटिव का मतलब दिस क्वाड्रिक इक्वेशन का पूरा ग्राफ किधर होगा, ऊपर की तरफ। मतलब p डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब फंक्शन जो है आपका, जो पी एक्स है, हमेशा कैसा फंक्शन इंक्रीजिंग। तो यू टर्न वगैरह का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कोई यू टर्न नहीं, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1। ओके, तो गिवन फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो इसको क्या बोल सकते हो, पी एक्स को आप बाइजेक्टिव है। इजी। चलिए एक सिंपल सा सवाल, एफ एक्स हमारे पास है x² प्लस बी एक्स प्लस x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको 1 1 के बारे में कंडीशन बतानी है। इफ आई से एफ एक्स इज फर्स्ट पार्ट 1 1, सेकेंड नॉट 1 1, मतलब मैनी 1 है, इन x बिलोंग्स टू 0 to 1, देन फाइंड b। तो अपने को पता है 1 1 चेक करने के लिए सिंपल तुम डैश कर दो इसको, तो क्या बन गया मेरे पास 2x प्लस b। अब अपने को पता है अगर इसको 1 1 बनाना है, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ, या तो डैश हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर डैश हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं डैश को हमेशा पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तुम देखो इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 है कि नहीं। तो अगर आप b को हमेशा 0 से बड़ा कर दो, तो आपको पता है कि ये चीज़ कभी भी नेगेटिव बन ही नहीं पाएगी, जो मर्जी आए वो एक्सपुट कर लो इस इंटरवल का, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है और b को आपने 0 से बड़ा किया हुआ है, तो ओवरऑल आंसर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग बनाना है। और अगर इसको हमेशा नेगेटिव कर दूँ तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। और अगर b को मैं क्या कर दूँ, -2 से भी छोटा कर दूँ। देखो b अपना -2 से छोटा है और x, ये 2x वाली क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है अपनी, ये हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा +2। और b को तुमने -2 से भी छोटा कर दिया, तो f डैश x हमेशा कैसा हो जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, दिखेगा ये। ओके, सो आइदर आप b की वैल्यू क्या रखो, -2 से छोटी या फिर 0 से बड़ी। दोनों ही केस में फंक्शन क्या होगा,
या तो हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर हमेशा डिक्रीजिंग हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा मेरा 1 1, ठीक है, इंजेक्टिव मैप हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा बाकी जो भी वैल्यूज बची बी की, कौन सी, -2 से लेके 0 तक, उन सारे केसेस में ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केसेस पॉसिबल है, तो यू टर्न आ सकते हैं। तो एफ विल बी मैनी 1 नॉट 1, ठीक है। चलिए एक और सवाल लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन 7x² प्लस 2x प्लस 10। एफ दिया मेरे को R2R। आपको बताना है कि भाई ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों चेक करना है। अब देखो थोड़ा सा कभी ट्रिकी हो जाता है, तो अभी ओवरऑल एनालिसिस करना चाहिए इसका एनालिसिस। तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है इसका डी चेक करो, इसका डी चेक करो, क्वाड्रिक अपन क्वाड्रिक है ना। आउटराइटली मेरे को एक्सप्लिसिटली पूरी रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। मेरे को तो बस ये बताना है कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा, मेरे से कोई रेंज तो पूछ नहीं रहा। यू कैन सी ये इसका डी बी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन ऑलवेज लेस देन 0। इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बॉटम का डी बी ऑलवेज लेस देन 0 चेक कर लो, b² - 4ac से। तो इसका मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी हमेशा पॉजिटिव है। दोनों क्वाड्रिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ना, तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो ये बात तो तय है कि जो भी रेंज आएगी आपकी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स की होगी। ये जो y है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ होगा वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ, बट इतना तो आइडिया लग गया कि वो हमेशा पॉजिटिव है। तो इससे पता लग जाता है कोडोमेन में कोई रियल नंबर पर जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में से आएगी। तो रेंज क्या होगी अपनी, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब कोडोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स उठा लो, उनके लिए कोई एक्स नहीं होगा। अतः ये फंक्शन क्या हो गया अपना, इनटू, नॉट ऑन टू या नॉन सर्जेक्टिव, जैसे भी अच्छा लगे। 1 1 को कैसे चेक करो इसके बारे में देखो, डैश भी निकाल सकते हो। पर एक चीज़ देखो, अगर मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ, ठीक है, एक्स को अगर प्लस इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊँ तो भी मेरा वाई किधर जाएगा, 2/7 की तरफ। ये कैसे पता लग रहा है पता है आपको, इन्फिनिटी की लिमिट निकाली थी अपन ने सेकंड लेक्चर के स्टार्टिंग में रैशनल फंक्शन की रेंज में। और एक्स को अगर माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो भी मेरा वाई किधर भाग रहा है, 2/7 की तरफ। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो मैंने एक्सिस खींच दूँ और ये लाइन है मेरी y = 2/7 की, चाहे आप एक्स को उधर लेके जाओ चाहे एक्स को इधर लेके जाओ, ये y अल्टीमेटली किधर भागेगी, करो मेरी इस लाइन को ही ग्रेस करेगी। अभी ऊपर से आगे ग्रेस करेगी, नीचे से आगे ग्रेस करेगी, मेरे को एक्सप्लिसिट निकालने की जरूरत नहीं है, पर आपको पता है सेम तरफ टेंड कर रही है, ठीक है। तो पक्की बात है इसके अंदर अगर ये सेम वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, इसमें यू टर्न होगा ही होगा, ठीक है। तो अतः ये फंक्शन क्या होगा, मैनिमम। तो ना तो ये फंक्शन ऑन टू है ना ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने ना तो रेंज निकाली ना एग्जैक्ट डैश निकाला, सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें करके आइडिया ले लिया कि भाई फंक्शन मैनिमम ऑन टू तो नहीं हो सकता। इसलिए मैपिंग के अंदर कोई फिक्स मेथड को लेके नहीं चलना, अपने को बेसिक चीज़ों को पहले अप्लाई करना है, और फिर भी आइडिया ना लगे तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, डैश निकालो या रेंज निकालो आउटराइटली एक्सप्लिसिटली, ठीक है, उस तरह से देखोगे। तो पहले बेसिक्स कुछ कॉमन सेंस जितनी चीज़ें जज की जा सके करेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल, f(x) = x² plus 2mx minus 1 if your x is less than 0 and mx minus 1 if your x is greater than 0। ओके, मेरे को निकालना है if f is 1 1, if f is 1 1 फाइंड m। तो थोड़ा सा हम अगर ग्राफ का आइडिया ले लें इस सवाल के अंदर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अगर मैं 0 डाल दूँ तो वैल्यू कैसी आ रही है, -1। और ऑब्वियसली बात है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक्स पर कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा इसका, पीछे की तरफ देखो तो, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये वर्टेक्स ही हो, पर इस तरह से ग्राफ चल रहा होगा।
और ये एक स्ट्रेट लाइन है एम एक्स माइनस वन, ओके, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस वन एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक बात तो तय है कि भाई के अगेन एक्स बराबर जीरो पे इसकी वैल्यू भी माइनस वन है, तो ये ग्राफ स्टार्ट सेम पॉइंट से होगा। तो अगर आपको मान लो वन वन फंक्शन बनाना है तो क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं जा सकता, समझे आप? नहीं तो फिर क्या होगा, ग्राफ यू टर्न आ जाएगा, डिफरेंट टू डिफरेंट वाई पे सेम सेम वाई पे टू डिफरेंट एक्स दिखाई दे रहा है आपको, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एम की वैल्यू पॉजिटिव तो कतई नहीं हो सकती, दूसरा एम की वैल्यू जीरो भी नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात मैनिमल हो जाएगा फंक्शन। इसलिए तुम्हें एम की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव ही रखना पड़ेगा ताकि ग्राफ गिरे। तो ओवरऑल ग्राफ में कैसा दिखाई देगा, ये चल रहा है और यहाँ से नीचे उतर गया, तो m लेस देन जीरो इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस केस में फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? वन वन। और देख पा रहे हो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑन टू भी हो रहा है क्योंकि ग्राफ पूरा ऊपर से नीचे उतर रहा है कि नहीं? तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, वन वन भी हो जाएगा अगर आपका m क्या है? नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव हुआ ना तो फंक्शन वन वन बन पाएगा ना ही मैनिमल बन पाएगा, वो वापस घूम गया, ठीक है, इजी। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास वन वन टू चेक कराने पे, और सवाल लगा लीजिए कुछ वन वन टू चेक कराने पे, फिर हम पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम देख ली जाए फंक्शंस में। तो अगेन वही हमारा फंक्शन है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो जब आप ऐसा बोलते हैं कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास सेट ए के अंदर एंड क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट बी के अंदर, ना आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ओके, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे अपने पास? तो आपको देखो कि हमारे पास यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट। जब आप इसको मैप करना जाओगे तो आपके पास कितनी चॉइस रहेंगी? क्यू चॉइस, क्यू में से कोई भी एक छाट के आप मैप कर सकते हो। अगेन दूसरे एलिमेंट के लिए भी क्यू चॉइस, क्योंकि अभी मैंने कोई कंडीशन तो एसोसिएट की नहीं है कि भी वन वन बनाना है क्या बनाना है, आपको जैसे मर्जी आए फंक्शन बनाना है। तो हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए में आपके पास कितनी चॉइस है? क्यू चॉइस। सो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। हाउ मेनी टाइम्स? कितना एलिमेंट मैप किया आपने? पी टाइम। तो आंसर आ गया मेरे पास क्यू रेज टू पावर पी। ये वैसी चीज़ें तो पीएनसी में बेसिक सवाल पढ़ते हैं ना कि भाई कि 5 बुक्स हैं, 3 लोगों में बांटनी है, कितने तरीके से बांट सकते हो? हर एक बुक को 3 तरीके से बांटा जा सकता है, किसी को मिल सकती है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब हम कुछ कंडीशंस लगा के वन वन फंक्शंस वगैरह काउंट करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात कि भाई मान लो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने एलिमेंट है मेरे पास? 1 2 3 4 5 अप टू 10। मैं पूछता हूँ आपसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनाओ। पहले तो चेक करो वन वन बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। 5 गेस्ट आए हैं, घर पे 10 चेयर है तो अलग अलग बिठा सकते हैं हम। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे? इसको पीएनसी की प्रॉब्लम बना के सोचोगे ना तो आसानी से कर पाओगे। फंक्शन में बार बार इस तरह के वर्ड यूज़ करो, डोमेन उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं। सिंपल मैंने बोला 5 गेस्ट है, 10 चेयर हैं, अलग अलग चेयर पे बिठाना। क्या करो? सबसे पहले 5 चेयर उठाओगे इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके। 5 लोगों को 5 चेयर घुमा सकते हो कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल तरीके से, इजी। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन पूछे अपन से कोई, तो मैनी वन फंक्शंस तो जितने भी टोटल हो सब में से अगर वन वन हटा दोगे तो क्या बचेगा मेरे पास? मैनी वन फंक्शंस। तो टोटल कितना है? टोटल है मेरे पास हर एक डिजिट, हर एक इनपुट को अपन कितने तरीके से मैप कर सकते थे? 10 चॉइस है मेरे पास। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, कितने इनपुट अपने पास? 5। तो 10 रेज़्ड टू पावर 5 हमारे टोटल फंक्शंस हैं। वन वन सब्ट्रैक्ट कर दिए उसमें से, तो मेरे पास क्या बचे? मैनी वन फंक्शंस। वो पूछे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो भाई देखो ऑन टू का मतलब सारी चेयर भर जाए। अब गेस्ट ही 5 आए, 10 की 10 चेयर कैसे भर दोगे? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस सिचुएशन में नील, कोई है ही नहीं, 0। और नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, तो
तो भाई सारे फंक्शन बचे हुए क्या हो गए, इनटू ही हो गए, क्योंकि कोई भी फंक्शन ऐसा है ही नहीं कि जो ऑन टू हो। तो टोटल जो भी फंक्शन सबके सब क्या है, इनटू फंक्शंस हैं। उनमें से कुछ 1 1 है और बचे हुए सारे मैनी 1 है। ठीक है, कोडोमेन के हिसाब से देखा जाए तो सारे सारे इनटू हैं। इजी। चलो एक आसान सवाल और देखते हैं, ये पढ़ा हुआ तुमने ऑलरेडी। मान लो यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, ओके, और यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं। ए से बी मैप कर रहा हूँ। नंबर ऑफ 1 1 कितने होंगे? 1 1 बना सकता है वो इस केस में? बिल्कुल नहीं। 5 एलिमेंट है और 5 को अलग अलग मैप करना, तो यहाँ पे कम से कम 5 होने चाहिए थे, पर 3 ही है, तो 1 1 तो कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब जितने भी हैं सबके सब क्या है, मैनी 1 ही है। तो टोटल फंक्शन कितना, हर एक को तुम 3 तरीके से मैप कर सकते थे, 3⁵5। ओके, नाउ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। 5 इनपुट को 3 में बांटना है, सो दैट ईच वन गेट एटलीस्ट 1, कोई भी वाई नहीं छूटना चाहिए। तो देखो एक सिंपल सा सवाल होता है पीएनसी के अंदर कि 5 बुक्स हैं डिफरेंट, 3 लोगों में बांटनी है, तो हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और अगर आपके पीएनसी कॉन्सेप्ट अगर थोड़े वीक हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो पीएनसी की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, देख डालो। छोटे छोटे 11 वीडियोज़ हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है, मेन से एडवांस से बेसिक सब कुछ। और असाइनमेंट्स भी है लिंक्स के अंदर, तो उनको भी करना है और कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? तो इसमें देखो अपन क्या करते थे, टोटल में से वो वाले हटा देते थे जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाए। तो 3:5 टोटल तरीके, 5 को तुमने एक एलिमेंट्स मैप कर दिया तो 3 तरीके होंगे, या सारे ए से, सारे बी से, सारे सी से, या फिर आपने 5 को 2 से मैप कर दिया, तो 2 एलिमेंट छाटो ए बी सी में से छाट लिए। अब मैपिंग करो, इन 5 की मान लो इन 2 में मैपिंग करनी है, तो टोटल तरीके कितने होते हैं मेरे पास? 2:5। उसमें से मेरे को 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2:5 में ये भी हो सकता है कि सारे तुमने ए से मैप कर दिया, सारे बी से मैप कर दिए, इसलिए पीछे -2 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक्जैक्टली 2 वाला केस काउंट करना है। ओनली 1 वाला केस तो ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 243 -3 इंटू 30, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज 150। या फिर इसका दूसरा तरीका भी होता है, डिवीजन अमंग ग्रुप्स। 5 चीज़ें 3 लोगों में बांटनी है नॉन एम्प्टी तरीके से, तो नॉन एम्प्टी ग्रुप बना दो। 5 को नॉन एम्प्टी तरीके से डिवाइड करना है, तो 1 + 1 + 3 कर सकते हो, या फिर 1 + 2 + 2 कर सकते हो। तो इस केस में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, डिवीजन अमंग ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स में बांटना है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, और कुछ ग्रुप सेम नंबर के बन गए हैं तो उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड, ये हो गया डिवीजन। अब 3 ग्रुप को 3 लोगों में बांटना है, 2 3 फैक्टोरियल। सेम स्टोरी नीचे लगाओगे तो क्या आएगा मेरे पास, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 2 ग्रुप सेम बन गए, फिर से 2 फैक्टोरियल। अब 3 ग्रुप बना लिए अपन ने, 3 ग्रुप को 3 लोगों में बांटना, 3 फैक्टोरियल। दोनों केस को सम अप करोगे तो ये तो हो गया अपने पास 60, ये आ जाएगा 90, जोड़ोगे तो 150 आएगा। ठीक है, डिवीजन अमंग ग्रुप पीएनसी में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हमने, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियोज़ आप रिलेटेड, तो साथ साथ अच्छी कर लो उसको। तो फिर मेंस में तो खूब आता है पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम, और काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है, कभी कभी आसान भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर किस्मत। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 150 फंक्शंस कैसे अपने ऑन टू है, और ये पीछे जो आपने काउंट किए सब इनटू ही है, टोटल में से घटा के लिखा है ना। या ऐसे काउंट करो तो 150 सीधे पता लग जाएगा और आप फिर घटा सकते हो। ठीक है, और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके पीएनसी में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो मैंने बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ लगाई है, लेकिन उसको बहुत स्पेसिफिक तरीके से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन आता है ग्रुपिंग से, या इस तरह से हो जाता है आराम से। जैसे एक सिंपल सवाल ले रहा हूँ, एफ है अपने पास, या मैं बोल रहा हूँ 2 सेट है ए एंड बी। ए सेट के अंदर आपके पास है 5 एलिमेंट्स एंड बी सेट के अंदर है आपके पास 7 एलिमेंट्स। मान लो मैं 2 फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एक तो एफ है ए से बी, और एक जी है फ्रॉम बी टू ए। अब दिमाग लगा के बताओ, क्या एफ ए टू बी ऑन टू हो सकता है? एफ ऑन टू पॉसिबल है क्या? यहाँ पे 5 गेस्ट हैं, यहाँ पे 7 चेयर है, 5 गेस्ट को 7 चेयर पे बिठा दोगे? नेवर पॉसिबल। तो ऑन टू तो कभी नहीं होगा, पर डेफिनेटली 1 1 तो बना ही सकता हूँ। तो आपको पता करना है 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, एफ
कैसे इतने फंक्शन होंगे एफ सच दैट दे 1 1 हो। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, 7 में से 5 चेयर 60, 5 चेयर पे 5 गैस को बैठा दिया, 5 फैक्टोरियल। अगेन अब जी टू बी पे विचार करो, क्या मेरा जी कभी 1 1 हो सकता है? यहाँ पे 7 गेस्ट हैं और चेयर 5 ही है, तो अलग अलग गेस्ट अलग अलग चेयर पे नहीं बैठ सकते, तो 1 1 तो कभी नहीं होगा। लेकिन मैं ऑन टू की बात कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, 7 लोगों से 5 चेयर भरनी है तो भर सकते हैं अपन। कैसे भरोगे? अब अगेन यहाँ पे देखो 5 लोगों में बांटना है 7 किताबों को, तो वो जो इस तरह से जाओगे तो बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे, ऑल 1 to 2 to 3 to 4 इस तरह से। तो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको डिवीजन अमंग ग्रुप से कर रहे हैं। 7 को आपको 5 में तोड़ना है। मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, 1 + 1 + 1 + 3 कर सकते हो, 4 और 3 7 हो गया, या फिर 1 + 1 + 1 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, और कोई तरीका नहीं बनेगा क्योंकि 3 1 से ज़्यादा बार ले नहीं सकते, 2 को भी 2 से ज़्यादा बार नहीं ले सकते, और 4 वगैरह तो भूल ही जाओ, क्योंकि 5 लोगों में बांटना है। तो 2 केस बन गए। पहले वाले केस में ग्रुपिंग 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता, पर लिखते इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो कितने ग्रुप रिपीट हो रहे हैं। तो 4 ग्रुप रिपीट हुए सेम नंबर के, 4 ग्रुप तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, 5 ग्रुप में डिवीजन हो गया। अब इन 5 ग्रुप को 5 बंदों में बांट दो, समझे, कोडोमेन के 5 एलिमेंट से मैप कर दो, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। दूसरा केस 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 ग्रुप सेम बनाए 3 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप सेम बनाए 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ग्रुपिंग हो गई। तो ग्रुपिंग में बेसिक सिंपल रूल है, जितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो, और जितने ग्रुप सेम नंबर के बन जाएंगे उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे 3 ग्रुप सेम नंबर के बने, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 ग्रुप सेम नंबर के बने, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यहाँ पर 4 ग्रुप सेम नंबर के बने, एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ये तो होगा डिवीजन अमंग ग्रुप्स बना लिया आपने। फिर ग्रुप्स को बांटने का तरीका बहुत आसान है, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कुछ और सवाल देखते हैं पीएनसी बेस, सिंपल। जैसे मान लो मेरे पास एफ के अंदर है ए सेट क्या है अपना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 अप टू 10 है। ठीक है, एफ ए से बी है, नंबर ऑफ एफ बताने हैं आपको सच दैट एफ इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक समझते हैं, या तो हमेशा इंक्रीजिंग या फिर हमेशा डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब 1 1 तो ये है ही। मोनोटोनिक मतलब लगातार बढ़ रहा है लगातार घट रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात 1 2 3 4 5 अलग अलग एलिमेंट्स मैप होंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 10 एलिमेंट छांट लिए और उनको क्या किया। अब इससे पहले आप क्या कर रहे थे, 5 गैस थे, 5 चेयर थी, कैसे भी बैठा रहे थे 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब वो नहीं है, आपने मान लो 5 एलिमेंट यहाँ से छाटे, कौन कौन से, 2 3 5 7 9। अब आपको मोनोटोनिक बनाना है। मोनोटोनिक मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब 1 को 2 से असाइन करोगे, 2 को 3 से, 3 को 5 से, 4 को 7 से, 5 को 9 से इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग कर सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 ही तरीके से कर सकते हो असाइन, इसलिए सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अरेंज करने का तरीका सिर्फ 2 ही है, इंटू 2। ठीक है, और इसमें अगर मैं कंडीशन लगाना चाहूँ कि एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, 2x इफ x इज odd and x, अगर मेरा बस यही कंडीशन लगा लेते हैं, बाकी सब पे कोई चाहे से मैप करो। ठीक है, अगर x ओड है तो उसको 2x से मैप करना है। इसका मतलब अब अगर x का ओड मतलब 1 3 और 5, तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 2 से होगी, 3 की मैपिंग किससे होगी, 6 से ही होगी, 5 की मैपिंग किससे होगी, 10 से ही होगी। तो इसका मतलब 1 3 5 को तो आप एक एक तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक एक तरीके से मैप कर सकते हो। बचा मेरा 2, सारी चॉइस ओपन है, 10 तरीके से, 4 को भी 10 तरीके से, टोटल फंक्शन कितने बने, 20। ठीक है, या फिर इसको और थोड़ा सा सजाना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ x, ये इसका आउटपुट कैसा रखना है आपको, ओड। कंडीशन ये है कि अगर आप x इवन है तो उसको ओड नंबर से मैप करना है, और x अगर ओड है तो उसको
इवन नंबर से मैप करना है, ठीक है। अब चाहे इसको मैप करो। अब देखो तुम्हारे इनपुट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, जिसमें से मेरे पास 1 3 5 ये 3 ओड नंबर है। तो इनको आपको मैप करना है इवन नंबर से। तो इवन नंबर्स कितने हैं? 2 4 6 8 10। तो इन 3 नंबर को ये तुम्हारे पास ये 5 चॉइस अवेलेबल है, ठीक है। और एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, फंक्शन आपको 1 1 बनाना है, ठीक है। एक एलिमेंट पे एक से मैप करना है। तो 3 गेस्ट है 5 चेयर, तो क्या करोगे? 3 छाटो और अरेंज कर दो इंटू 3 फैक्टोरियल। अगेन 2 और 4 के लिए भी 5 चॉइस अवेलेबल है ओड के अंदर, 1 3 5 7 9। तो 2 छाटो और अरेंज कर दो। तो ओवरऑल फंक्शंस कितने बने हमारे पास? ओड नंबर्स की मैपिंग होगी 5 से 3 इंटू 3 फैक्टोरियल तरीके से, इंटू में इवन नंबर्स फैक्टर मैपिंग होगी 5 से 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इंटू ही करना है, क्योंकि जब तक 5 एलिमेंट मैप नहीं कर दो तब तक फंक्शन बनेगा नहीं। तो ये फाइनल आंसर आ गया अपने पास इस कंडीशन के साथ जो नंबर ऑफ फंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करो पीएनसी बेस्ड फंक्शंस। और पीएनसी में थोड़ा बहुत भी अपने को थोड़ा लूज हैंड लग रहा है, तो पीएनसी थोड़ा सा देख लो, प्लेलिस्ट सिर्फ देख लो, वीडियोस असाइनमेंट मत करो, क्योंकि फंक्शन पे भी फोकस करना अपने को। ओके, तो करिए सवाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मिक्स प्रॉब्लम बाइजेक्टिव फंक्शंस करके ख़त्म करेंगे लेक्चर को। तो बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में, और कुछ मिक्स प्रॉब्लम लगा के हम मैपिंग वाला टॉपिक क्लोज करेंगे। अब बाइजेक्टिव फंक्शंस, जैसा कि नाम बता रहा है बाइजेक्टिव, बाई मतलब दोनों, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब कौन? इंजेक्टिव भी होना चाहिए फंक्शन मेरा, और सरजेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब 1 1 भी चाहिए मेरे को और ऑन टू भी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मान लो अपना A to B है, तो अपने को पता है इंजेक्टिव होने के लिए इसमें P एलिमेंट्स हैं, इसमें Q एलिमेंट्स हैं। ये क्या बोलता है? नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ चेयर्स। ये बोलेगा सारे गेस्ट अलग अलग चेयर पे बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चेयर्स ज़्यादा होनी चाहिए। और सब्जेक्टिव ऑन टू क्या बोलता है? चेयर कोई खाली नहीं छूटनी चाहिए, मतलब गेस्ट अपने क्या होने चाहिए? चेयर से ज़्यादा ही होने चाहिए, तो चेयर अगर ज़्यादा रहेगी तो खाली छूट जाएगी। अब दोनों कंडीशन को एक साथ ट्रू करने का एक ही उपाय है कि आप P बराबर Q कर दो। तो ये क्या हो गया आपकी नेसेसरी कंडीशन फॉर F to be बाइजेक्टिव। ओके, F to be बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। F to be बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये अपनी नेसेसरी कंडीशन हो गई। और ये नेसेसरी ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप बराबर कर दोगे तो बाइजेक्टिव हो ही जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 A B C D, तो ये बात होता है कि भाई इसमें मैं इस तरह से मैप कर दिया आपने, तो देखो ना तो ये फंक्शन 1 1 है ना ही ऑन टू है, तो बाइजेक्टिव कैसे हो जाएगा? ठीक है, हाँ ये बात है कि अगर इसको 1 1 बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये बात तो आप श्योर कर पा रहे हैं कि P बराबर Q हो तो फंक्शन 1 1 होगा तो ऑन टू भी होगा, ठीक है। और ऑन टू हुआ तो चारों चेयर भरी हुई हैं, पक्की बात है 4 गैस नहीं भरी होंगी, ठीक है। तो 4 चेयर को भरने के लिए कम से कम 4 गैस तो चाहिए ही चाहिए। हाँ 4 से ज़्यादा भी रख सकते हो उनमें, कुछ लोग एडजस्ट करना चाहे, पर मिनिमम 4 गैस तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब जब इंजेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा तो इंजेक्टिव भी होगा इस केस में, ठीक है। और आपने मैनिमन बना दिया तो पक्का फंक्शन ऑन टू बनना ही है। कुछ लोग ने एडजस्ट कर लिया, इधर उधर बैठ गए तो कुछ चेयर खाली छूट जाएगी। तो ये थी अपनी बात बाइजेक्टिव की। अगर मैं कुछ फंक्शंस को चेक करना चाहूँ, लेट्स से f(x) है मेरे पास x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस साइन x, ओके, f फ्रॉम R to R। चेक करना ही बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 की बात करें। 1 1 के लिए क्या करते हो आप? डैश निकालते हो। डैश निकाला मैंने 3x² प्लस 2x प्लस 3, क्लियरली दिखाई दे रहा है D इसका नेगेटिव है। इसका मतलब f डैश x कैसी क्वांटिटी है? ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिख रहा है आपको D नेगेटिव इसका मतलब डैश पॉजिटिव है, फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर हमेशा इंक्रीज कर रहा है, कोई यू टर्न नहीं है, कहीं पे भी डैश 0 नहीं हो रहा, नेगेटिव नहीं हो रहा, साइन ही पलट रहा है अपना। पता है f कैसा है अपना 1 1। अब ऑन टू के लिए अपने को रेंज निकालनी पड़ती है। तो सिंपली इसमें देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है, कहीं ग्राफ नहीं टूटेगा क्योंकि पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो हर एक एक्स पे अपनी वैल्यूज देते हैं, तो ग्राफ तो कहीं नहीं टूटना है।
कंटिन्यूस मतलब ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, बस सिंपल। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, उनका सम भी कंटिन्यूस ही होगा। अगर मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी फेंकूँ तो वाई भी किधर भाग जाता प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ फेंकूँ तो वाई भी किधर भाग जाता माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, क्यूब है, 4 डिग्री है। सो ऑल दो पूरा फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है, बट डिसाइडिंग फैक्टर तो यही करेगा ना, बिकॉज ये भाई तो अपने -1 से 1 के बीच में झूलते हैं, जो मर्जी कराओ। तो एक्स बहुत बढ़ जाएगा तो -1 से 1 भी क्या कर लेगा। तो तुम देख पा रहे हो पूरी रेंज जो है अपनी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा घूम रही है। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। ओके, 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया आराम से। एक सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का ये एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है। डिफाइन कैसे किया हुआ अपन ने, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 अगर एन क्या है मेरा ओड, और n/2 अगर n क्या है E1। चेक करना कि बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो साफ देख रहे हो कि भाई के जैसे कि अगर n की वैल्यू तुमने 3 रख दी तो ऊपर वाले से आंसर आएगा, तो fn क्या आएगा मेरे पास 3 + 1/2, ये आंसर आ गया 2। n की वैल्यू 4 रख दी तो f ऑफ 4 क्या आंसर आएगा, दूसरी डेफिनेशन लगाऊंगा 4/2 2। तो देख पा रहे हैं आप 3 और 4 बराबर नहीं है, बट f3 और f4 बराबर आ रहा है। दो डिफरेंट x के सेम y आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। तो बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी अपनी खुशी के लिए ऑन टू चेक करना चाहो तो देख सकते हो। अगर मैं हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल नंबर है। अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँ तो 1 देखो आंसर दो तरीके से आ सकता है। n की वैल्यू आप 1 ले लो तो भी 1 + 1/2 1 आ जाएगा, या n की वैल्यू 2 ले लो 2/2 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये होना कि हर एक y के लिए आपको 2 मिलेंगे, y = 2 के लिए भी 3 और 4। जो मैपिंग जो बेसिकली कैसे हो रही है, 1 2 ये जा रहे हैं 1 पे, 3 4 ये जा रहे हैं 2 पे, फिर 4 5 ये जा रहे हैं मेरे 3 पे, इस तरह से। तो हर एक y, हर एक नेचुरल नंबर जो कोडोमेन में है वो कम 2 x पे अचीव हो रहा है। मतलब मेरे को तो कम से कम 1 x चाहिए था, मेरे को 2 मिल रहा है। तो ये तो बात तय हो गई ना कि भाई हर एक y के लिए x ढूंढ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। हर एक y के लिए यहाँ पे x ढूंढा जा सकता है। तो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। फॉर्मली लिखना हो ना तो आप इसको y = आपने क्या लिखा, n + 1/2। तो n बराबर कितना हो गया मेरे पास 2y - 1। तो क्या हो गया ये, इस साइन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आ गया, एक जो भी y उठाओ तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। y की वैल्यू मिनिमम 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे तो आपको बहुत सारे n नज़र आ रहे हैं। y अगर आप ये वाली डेफिनेशन भी लो n/2 तो n बराबर कितना होगा मेरे पास 2y। तो इस तरह के सारे y भी, इस तरह के n भी मेरे पास, ये भी नेचुरली होगा ना। y को 1 2 3 कुछ भी पुट करते हो नेचुरली आएगा। तो हर एक y कोरस्पॉन्डिंग आप x ढूंढ पा रहे हो 2 तरीके से, या तो इस तरह से निकाल लो तो आपको ओड n मिल जाएगा, इस तरह से निकालोगे तो इवन n मिल जाएगा। तो हर एक y कोरस्पॉन्डिंग 2 n अवेलेबल है, कम से कम एक चाहिए था। तो ऐसे फॉर्मूले लिख सकते हो आप बोर्ड में अगर पूछा जाए तो। अदरवाइज देखने से पता लगता है फंक्शन ऑन टू है और मिनिमम है। और चेक करिए, एक सिंपल सा सवाल है, f(x) = ये अच्छा सवाल है, देखिए सिंपल है और सोचने वाला है। x अगर मेरा रैशनल नंबर है तो q से रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, एंड 4x अगर मेरा x रैशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल है। दूसरा एक फंक्शन है g(x) x + √5 अगर x रैशनल नहीं है, एंड -x अगर x मेरा क्या है, रैशनल नंबर। मेरे को कमेंट करना है कि नया फंक्शन बना रहा हूँ hx f - g ऑफ x। दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन से एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। इसके बाइजेक्टिव नेचर पे कम क्लेम करना आपको कि ये है कि नहीं है। ओके, तो पहले f - g निकालो। अब देख लेना कि जब सेम इन तरह की इनपुट होगी तभी इनको ऑपरेट कर सकते हो। तो जब मैं इसको डिफाइन करूँगा, मेरा x रैशनल नंबर है, तो x रैशनल नंबर है तो इसकी कौन सी लोगे, x + 3। दूसरे वाले कौन से उठाओगे, ये वाली रैशनल नंबर की डेफिनेशन -x। और x जब रैशनल नहीं है, मतलब ये रैशनल है, तो क्या हो जाएगा 4x - x - √5। सो ओवरऑल डेफिनेशन मेरे को नज़र आ रही है
ये होगी 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस रूट 5। कब? जब x रैशनल है और x जब इरेशनल है। अब इसमें देखो, मेरे को काउंटर एग्जांपल दे दूँ तो काफ़ी रहेगा। फिर ऊपर वाली डेफिनेशन से अगर मैं जीरो बनाना चाहूँ तो x की वैल्यू तुम -3/2 पुट कर सकते हो, क्योंकि रैशनल नंबर तो है ही सही। तो एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 0। और अगर x की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ? √5/3। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर, तो दूसरी डेफिनेशन से भी एच एक्स वैल्यू क्या आ रही है? 0। सो क्लियरली -3/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस प्लस √5/3. Still the value you are getting here at both of these 2 points is same, which is 0. तो फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन, दो डिफरेंट एक्स पे मेरे को सेम वाई मिल रहा है। ऑन टू हो सकता है कि ऑन टू मतलब एक चीज़ अपन डिफाइन कर देते हैं कि देखो एफ की जो पूरे रियल नंबर लाइन पे डिफाइन है और जी भी पूरे रियल नंबर लाइन पे डिफाइन है, तो एच की डोमेन भी अपने पास क्या हो गई? रियल टू रियल। इनपुट तो सारे ही जा रहे हैं इसके अंदर। अब एक चीज़ देखो, इस डेफिनेशन को अगर मैं देखूँ, ऑब्वियसली इस ऊपर में तो आप रैशनल डालो तो रैशनल ही निकलेगा, लेकिन अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को -√5 चाहिए तो आपको एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तब जाके आपको एच एक्स क्या मिलेगा? -√5। लेकिन सोचो, 0 तो मेरा क्या है? रैशनल नंबर, 0/1 लिख सकता हूँ। तो अगर 0 रैशनल नंबर है तो इस डेफिनेशन में कभी पुट नहीं कर पाऊंगा मैं। मतलब आप ये वैल्यू कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वैल्यू अचीव होगी 0 पे, और 0 रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए मैंने कौन सी डेफिनेशन बोली? ऊपर वाली। नीचे वाली तो अलाउड ही नहीं है। अतः -√5 के लिए आपके पास कोई एक्स अवेलेबल नहीं है, जबकि -√5 आपके रियल नंबर में तो आता है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। ये फंक्शन ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ मैं? मैनी वन है प्लस इनटू है। बाइजेक्टिव का एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। इजी। एक लास्ट फंक्शन और देखिए, इजी सा, e⁻x माइनस e⁻−, मैंने प्लस वाला तो बनाया था, ठीक है। तो पहले तो चेक करना है इसका 1 नेचर, तो मैं डैश कर देता हूँ। डैश करना आसान है, f फ्रॉम r टू r बोल लो। डैश क्या है? e⁻x, e⁻−x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e⁻−x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। साफ देख पा रहे हो, ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो डैश हमेशा पॉजिटिव, तो f हमेशा इंक्रीजिंग। सो f हो गया मेरा कैसा? 1 फंक्शन। और इसकी रेंज अगर चेक करना चाहूँ तो ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। देखो x टेंड्स टू, अगर मैं प्लस इन्फिनिटी करूँ तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे, ये चला जाएगा 0 पे, तो y किधर भाग रहा है मेरा? इन्फिनिटी की तरफ। x टेंड्स टू -इन्फिनिटी करूँ तो पहला वाला हिस्सा चला गया 0 पे, माइनस माइनस e⁻∞ किधर जाएगी? इन्फिनिटी पे, आगे माइनस लगा हुआ है, तो y टेंड्स टू -इन्फिनिटी। दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, y मेरा पूरा घूम रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इसलिए आपकी रेंज क्या हो गई? रियल नंबर। तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया, 1 प्लस ऑन टू है, तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। ओके, सो आई होप आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लगा लो, फिर हम बढ़ेंगे अगले लेक्चर की तरफ।